नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में। मैं हूं विश्वमोहन और हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आज आपकी मदद करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि कमोडिटी मार्केट में आपको क्या करना है। अनिंद बैनर्जी हैं कोटक सिक्योरिटीज़ से और साथ ही भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज़ से। आगे हमारे साथ अजय गोयल भी होंगे जिनसे हम गेहूं मार्केट का हाल जानेंगे कि सरकार की खरीद गेहूं की कितनी हुई है, सरकार ने जो लक्ष्य तय किए थे उससे हम कितने पीछे हैं। तो अजय गोयल जी से बात करेंगे, चेयरमैन हैं व्हीट प्रोडक्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के, और साथ ही कॉटन की खपत देश में कम क्यों हो रही है इस पर एक रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट पर बात करने के लिए अरुण शेख सरिया होंगे हमारे साथ, एमडी हैं डीडी कॉटन के। चलिए शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड के साथ। गोल्ड में आज मुनाफा वसूली दिख रही है। 95,650 के नीचे फिलहाल गोल्ड का मार्केट ट्रेड कर रहा है। भाविक जी बताइए, गोल्ड और नीचे आ सकता है क्या भाव? गुड मॉर्निंग विश्वमोहन जी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, 4 दिन में अगर हम देखें तो गोल्ड सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 95 से 96,550 की एक रेंज है। मुझे लग रहा है कि 95 के नीचे अगर ब्रेक होता है तो थोड़ा ज़्यादा ब्रेकडाउन हो सकता है। अगर हम फंडामेंटल्स भी देखें तो जो यूरोप को टैरिफ एक्सटेंशन मिला है 9 जुलाई को, वो थोड़ा सोने के लिए वीकनेस हो सकता है। बट आई थिंक मार्केट कल के जो फेड के मिनट्स होने वाले हैं और फ्राइडे को जो पीसी की डेटा आने वाले हैं, आई थिंक क्लियरली उसकी वेट कर रहा है। हालांकि मुझे नहीं लग रहा कि ज़्यादा बिकवाली दिख सकते हैं जिस हिसाब से बॉन्ड मार्केट रिएक्ट कर रहा है, जहाँ पे यूएस के अगर 10 साल के ट्रेजरी यील्ड देखें तो वो 4.5 के ऊपर है। जापानीज येन अगर देखें उनके 30 साल के तो वो ऑल टाइम हाई पे है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आगे जाके इकोनॉमिक अनसर्टनी आ सकती है, जिसकी वजह से गोल्ड को सपोर्ट मिल सकता है। आज के दिन आई थिंक गोल्ड में मेरा कोई क्लियर व्यू नहीं है, क्योंकि वही एक सीमित दायरे में रेंज कर रहा है। बट अगर किसी को इंट्राडे ट्रेड करना है तो डेफिनेटली आई थिंक सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए, जहां पे 95,800 के करीब एक बार शॉर्ट कर सकते हैं 98,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 96,200 का। तो शॉर्ट करने की सलाह यहाँ पर आ रही है। आपकी सलाह क्या होगी गोल्ड पर अनिंद बैनर्जी जी? चलिए, उनके लाइन में कुछ दिक्कत है, वापस से उन्हें रिकनेक्ट करेंगे। चांदी में सर बताइए, चांदी भी आज कमज़ोर दिख रही है। भाविक क्या करना चाहिए चांदी में? 97,450 के आसपास आज ट्रेड हो रहा है। यहाँ खरीदना चाहिए कि और रुकें चांदी खरीदारी से पहले? देखिए, आई थिंक रुकना चाहिए, क्योंकि टेक्निकली भी एक देखें तो 98,800 99,000 का एक स्ट्रॉन्ग हर्डल है। ये सैटरडे को चाइना के मैन्युफैक्चरिंग पीएम आने वाले, जो आई थिंक चांदी के लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। बट आज सोने के बाद अगर चांदी में भी देखें तो आई थिंक जो दबाव है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो ओवरऑल यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि बिकवाली करके ही चलना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल 98,500 के ऊपर जाता है तो ये लग रहा है कोई सॉर्ट ऑफ तेजी दिख सकते हैं। तो आई थिंक आज के दिन शॉर्ट करके ही चल सकते हैं, जहाँ पे सिल्वर मिनी का 97,000 का जो पुट ऑप्शन है वो बेहतर रहेगा बाय करने के लिए। 2150 के करीब बाय कर सकते हैं 2650 के टारगेट के लिए, और 1850 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो 97,000 का पुट ऑप्शन मैं रिकमेंड करूंगा बाय के लिए। दोनों आज यहाँ पे या तो पुट ऑप्शंस के जरिए जाना है या सेल करना है, ये सलाह भाभी की तरफ से आ रही। तो दोनों आपको लग रहा है कि यहाँ पे सेल करके ही आज जाना चाहिए? ये सिर्फ इंट्राडे के लिए व्यू है या आगे के लिए भी है भाविक? नहीं, ये क्लियरली इंट्राडे ट्रेड ही है। ओके, चलिए बैनर्जी जी के पास चलते हैं। सर आप बताइए, गोल्ड और सिल्वर पर आपकी राय क्या बन रही है? अनिंद बैनर्जी सर, आपसे मेरा सवाल था कि सोने चांदी में जो आज नरमी दिख रही है, क्या करना चाहिए? जो ट्रेड आज करना चाहते हैं उनके लिए क्या सलाह है आपकी तरफ से सर? शायद आपके लाइन में कुछ दिक्कत है, वापस से रिकनेक्ट करेंगे, जाएंगे। तब तक भाविक से ही बात कर लेते हैं। क्रूड की चाल देख लेते हैं। कच्चा तेल आज दबाव में है, $64.5 के करीब ब्रेंट का भाव है। MCX क्रूड को अगर आप देखें तो ये हल्की कमजोरी के साथ 5,250 रुपए के नीचे है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस में मौके हैं भाविक आपके पास, या फ्यूचर्स में ट्रेडिंग रणनीति बताएंगे आप? नहीं, आई थिंक ऑप्शन के तरह ही जा सकते हैं। देखिए, ये लास्ट वीक अगर हमने देखा था जो तेजी थी वो एक तरफ
से इसलिए आई थी कि न्यूज़ जो आ रही थी कि इसराइल जो है वो शायद ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है वहाँ पे मिलिट्री अटैक कर सकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो सारे जो न्यूज़ है वो फंडामेंटल थोड़े वीक है, जहाँ पे कल ओपेक प्लस की बैठक होने वाली है और एक्सपेक्टेशन है कि वो जुलाई के भी 411,000 बैरल्स पर डे है वो इंक्रीज़ करेंगे। डिमांड जो है वो काफ़ी वीक ही है, अनलेस एंड अनटिल मुझे लग रहा है इसराइल और ईरान को कोई मिलिट्री एस्केलेशन होता है तो ही तेज़ी देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ अगर रशिया का भी देखें तो सैंक्शंस जो है वो कंटिन्यू ही रह रहा है क्योंकि पीस टॉक्स आ नहीं रहे हैं। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि जब तक 5400 के ऊपर नहीं जाता तब तक आई थिंक दबाव ही रहेगा और सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए। बट फ्यूचर में सॉरी ऑप्शन में 5200 का जो पुट ऑप्शन है वो मुझे लग रहा है बेहतर रहेगा बाय करने के लिए। 175 जो करंट मार्केट प्राइस है यहीं से बाय कर सकते हैं 210 के टारगेट के लिए और 155 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा। ओके। और अनिल बनर्जी जी, आपकी राय पहले कच्चे तेल पे बता दीजिए, क्या करना चाहिए? हाँ, नमस्कार विष्णुमोहन जी। नमस्कार सर। देखिए, इंट्राडे में अभी भी जो बायस है वो डाउनवर्ड है, क्योंकि जो सप्लाई इश्यूज है वो कंटिन्यूस, क्योंकि सप्लाई सब जगह से इंक्रीज हो रहा है, ओपेक प्लस हो या आपका ये नॉन ओपेक हो, स्पेशली यूएस का प्रोडक्शन। तो फिलहाल जो एक्सट्रीम हाई डिमांड आया था मार्केट में, वो प्राइमरीली जो एशियन बायर्स थे वो स्टॉकिंग कर रहे थे, जैसे इंक्लूडिंग इंडिया, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये सपोर्ट मिला था। बट ओवरऑल एक अभी 5100 और 5400 का रेंज है, बट फिलहाल इवेंचुअली ये रेंज टूटना चाहिए और 4800 या 4700 के तरफ ऑयल को जाना चाहिए। ओवरऑल जो थीम है इसमें बेरिश है, तो सेल ऑन राइज करना चाहिए पुट ऑप्शन के थ्रू। ओके, चलिए, तो क्रूड की पे ये रहा है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर में सर बताइए, आज दोनों कमजोर है, क्या ये दिन के दौरान और कमजोरी बढ़ेगी? क्या करना चाहिए ट्रेडर्स को? सर, इंट्राडे के हिसाब से एक्शन अभी भी डाउनवर्ड है, बट गोल्ड में ये एक हल्का सा करेक्शन है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में लास्ट 12 घंटे में वी हैव सीन अ बाउंस बैक, क्योंकि 98 60 70 के आसपास ये गया था, अभी 99 10 के आसपास है, तो ओवरसोल्ड लग रहा है डॉलर इंडेक्स। तो डॉलर इंडेक्स में हल्का जंप कैन ये गोल्ड में ये जो सेल ऑफ है या करेक्शन है वो और एक्सेंचुएट कर सकता है। तो हो सकता है 32 70 80 के आसपास आए गोल्ड, मतलब 3270 3280 डॉलर्स, जो करीब करीब आपका 94,600 या 700 के आसपास, वहां पे फिर पोजिशनल बाइंग बनता है। तो ये एक करेक्शन है। सिल्वर का जो बैंडविथ है वो काफी बड़ा है, क्योंकि ये $32 नीचे और ऊपर में 33, पहले 3330 में ये अटका था, अभी थोड़ा सा ऊपर जाके 3370 से नीचे आया है। तो सिल्वर में भी आपको एक रेंज बाउंड प्राइस एक्शन मिलेगा। बट मुझे अगर खरीदना होगा तो मैं सलाह दूंगा कि आप गोल्ड में खरीदारी कीजिए एट लोअर लेवल्स, और सिल्वर को थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। सिल्वर में वेट एंड वॉच की सलाह है। और एनजी सर बताइए, एनजी में जो ये डिफरेंस है, ये मई वायदा और जून वायदा में काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी प्रीमियम पे जून का भाव है, 316 के ऊपर है, वो 280 के आसपास है, करीब करीब देखिए तो 35-36 रुपए का प्रीमियम है। यहाँ पर क्या लग रहा है सर, जून वायदा में क्या करना चाहिए बैनर्जी सर? सर, देखिए, अभी जो समर का जो मंथ्स होता है उसमें कॉन्टेंगो रहता है मार्केट में, क्योंकि कॉन्टेंगो मतलब जो आगे वाले मंथ्स है उसमें प्रीमियम होगा। ये इसलिए है क्योंकि इसी टाइम आपका जो इन्वेंट्री है उसका बिल्डअप होता है यूएस में। तो वो इन्वेंट्री को बिल्डअप होने के लिए जो फ्यूचर मंथ्स होते हैं उसमें कॉन्टेंगो होना जरूरी है। तो ये कॉन्टेंगो इंक्रीज होना चाहिए। और जो फिलहाल जो जून फ्यूचर्स है वो ओवरऑल एक रेंज में है, तो हो सकता है कि 330 के तरफ वो इंक्रीज करे, जो अभी 317 16 के आसपास है, 330 के तरफ ये जा सकते हैं। तो इंट्राडे में बाय ऑन डिप्स किया जा सकता है 330 का जो कॉल है उसमें। तो ओवरऑल अभी एक रेंज में ही रहेगा, क्योंकि कोई खास ट्रिगर नहीं है अपसाइड में। आपका जो सप्लाई है उसके कारण 330 या 340 के बियॉन्ड अपसाइड लगता नहीं है। बट एट द सेम टाइम 300 के नीचे जाने के लिए उसके पास उतना बेरिश फैक्टर है नहीं, क्योंकि एक्सपोर्ट डिमांड काफी स्ट्रांग है यूरोप से। तो ये एक रेंज के अंदर ही ऑपरेट करना चाहिए, बट इंट्राडे के लिए इट्स अ बाय ऑन डिप्स।
आप बताइए, बाई ऑन डिप्स ही करना चाहिए या सेल करके जाएंगे? आपकी सलाह नेचुरल गैस पे भाविक जी। नहीं, मुझे भी लग रहा है कि बांड डिप्सी करना चाहिए। देखिए, शॉर्ट टाइम फ्रेम में अगर देखें तो एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर भी बन रहा है, जिसका ब्रेकआउट भी आ चुका है। तो मुझे लग रहा है कि 330 जो जून कॉन्ट्रैक्ट है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है। और मुझे भी लग रहा है कि ऊपर की साइड आई थिंक 327 328 है, वो एक टारगेट रह सकता है। तो 315 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं अराउंड 2150 के करीब। 24 के टारगेट के लिए इंट्राडे का ही कॉल है और स्टॉप लॉस रहेगा 19 का। और मेटल्स में भाविक आपको क्या पसंद है? बेस मेटल्स में आज अगर लेड को छोड़ दे तो सारे बेस मेटल्स कमजोर नजर आ रहे हैं, जिंक सबसे ज्यादा कमजोर है। क्या लग रहा है आज क्या गिरावट बढ़ेगी दिन के दौरान? क्या बेचे यहां से? देखिए, ओवरऑल अगर देखें तो एक हर्डल कॉपर में ज़रूर से दिख रहा है। आई थिंक सारे बेस मेटल्स में जहाँ पे हमने देखा है कि थोड़ा अभी डॉलर इंडेक्स की वीकनेस है, वो सपोर्ट ज़रूर से कर रहा है। बट ऐसे कोई अभी फंडामेंटल फैक्टर्स आ नहीं रहे कि जहाँ पे हम एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल सकते हैं। इनफैक्ट जो यूरोप का भी जो डेडलाइन एक्सटेंड हुआ है 9 जुलाई को, उसमें भी हमने देखा कि कोई कोई पॉजिटिव ट्रिगर बेस मेटल्स में आए नहीं है। और बार बार हम देख रहे हैं कॉपर का 868 869 है, वो रेजिस्ट कर रहा है। और नीचे अगर देखें तो 857 के करीब एक सपोर्ट बन रहा है। तो मुझे लगता है आज के दिन आई थिंक थोड़ा बेस मेटल्स में खास करके कॉपर में थोड़ा दबाव रह सकता है। तो कॉपर मेरी टॉप पिक रहेगी बेचने के लिए, जहां पे अराउंड 864 पे बेच के चल सकते हैं जून कॉन्ट्रैक्ट 850 के टारगेट के लिए, और 869 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो कॉपर बेचने की सलाह 858 के टारगेट के लिए। बेस मेटल्स पर आपकी राय बैनर्जी सर? कॉपर में थोड़ा सा एट लोअर लेवल्स, मतलब आपका 853 854 तक ही आ सकता है। तो भावित जी से मैं सहमत हूं। तो इंट्राडे पे तो सेल लग रहा है, बट 853 854 के आसपास अगर आता है तो वहां पे फिर ये खरीदा जा सकता है। और स्टॉप लॉस रहेगा ऑन अ पोजिशनल बेसिस 848 के नीचे। क्योंकि जो अगर मैं कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम को देखूं, इन तीनों में कॉपर का जो डिमांड सप्लाई का फंडामेंटल है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव है, क्योंकि सप्लाई इश्यूज है और डिमांड अभी भी स्ट्रांग है। और उसी टाइम में आपका एल्यूमिनियम और जिंक दोनों चाइना के ऊपर ओवर डिपेंडेंट है, स्पेशली ऑन द कंस्ट्रक्शन साइड। तो उसमें मुझे ज्यादा अपसाइड नहीं लग रहा है। एल्यूमिनियम और जिंक में मैं बेरिश हूं, और कॉपर में एट लोअर लेवल्स इट कैन बी बॉट। चलिए, तो बेस मेटल्स पे आपको राय मिल गई। पूरे नॉन एग्री मार्केट पे हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने आपको राय दे दी है। ब्रेक का वक्त हो चुका है। जब लौटेंगे तो हम बात करेंगे एग्री मार्केट के, और खास करके कॉटन और गेहूं को लेकर एक रिपोर्ट है वो आपको दिखलाएंगे। मॉनसून की चाल क्या कह रही है, क्या सिस्टम बन रहे हैं, आगे क्या कुछ होने वाला है, मौसम के मिजाज का पूरा अपडेट हम आपको देंगे ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मुनाफे की मंडी। और अब बात कर लेते हैं गेहूं की, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ WPPS के चेयरमैन अजय गोयल हैं। शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया है। सर, पहला सवाल आपसे होगा गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर। सरकार ने 332 लाख टन सरकारी लक्ष्य है, लेकिन अब लग रहा है कि 300 लाख टन से भी कम खरीदारी होगी, क्योंकि अभी भी 280 लाख टन से भी कम खरीदारी हुई। 25 मई तक के ये नंबर है। आप क्या कह रहे हैं सर, क्या सरकारी लक्ष्य के आसपास खरीदारी हम पहुंच पाएंगे या कम रहेंगे? नहीं, बिल्कुल अपना 30 लाख तो हो ही जाएगा, 30 मिलियन टन तो हो ही जाएगा। लगभग उस आंकड़े तक पहुंच गए हैं। और सरकार ने एमपी का जो प्रोक्योरमेंट हो रहा था उसको देख के जो है अपना लक्ष्य और 2 मिलियन टन से बढ़ा दिया था। इसकी वजह से लक्ष्य जो है थोड़ा ऊंचा चला गया, वरना ओरिजिनल लक्ष्य 31 पॉइंट कुछ था और 30 के आसपास पहुंच जाएंगे, जो काफी अच्छा है। पिछले 4 साल का जो है एकदम ऊंचा लेवल है। तो इसमें जो है अच्छा रेस्पॉन्स रहा है, खास तौर पे एमपी में जहां पर सरकार ने बोनस दिया था उसकी वजह से जो है वहां पर लक्ष्य बढ़ाया था, 6 का 8 किया था और 7.25 तक तो पहुंच गए हैं। तो मेरे ख्याल से जो है सरकार ने काफी अच्छा काम किया है गवर्नमेंट का हिस्सा। ओके, बिल्कुल सही बात है। और पिछले 4 सालों में ये सबसे ज़्यादा खरीद भी है। पिछले साल से भी देखें नंबर तो करीब 13.5% ज़्यादा भी दिख रहे हैं। सर, एक सवाल मेरा होगा कि उत्पादन को लेकर जो सरकार को लग रहा है कि उत्पादन रिकॉर्ड होगा, 1170 लाख टन तक की भी बात की जा रही है।
आपको क्या लग रहा है? अब तो नंबर्स काफ़ी कुछ स्थिति साफ हो गई होगी, आप किस नंबर पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं? उत्पादन के नंबर क्या रहेंगे सर? देखिए, उत्पादन का नंबर हर एक सर्वे का अलग अलग होता है, लेकिन इस समय एक यूनानिमस व्यू ये है कि पिछले साल से 3 से 4% जो है जरूर फसल जो है ज्यादा रही है। जो भी आपका पिछले साल का आंकड़ा रहा होगा उससे 3 से 4% हायर रहा है। इस बात को कोई डिनाई नहीं कर रहा है। और जहां तक मूल आंकड़े का सवाल है, हर एक का जो है नंबर सर्वे के हिसाब से डिपेंड और डिफरेंट होता है। पर एक चीज सही है कि पिछले साल से 3-4% ज्यादा हुआ है इस साल। सर, भाव को लेकर क्या लग रहा है? आगे भाव किस तरफ आपको जाते दिख रहे हैं? अभी तो सरकारी खरीद से सपोर्ट है, भाव ठीक है, एमएसपी के ऊपर अभी भी है, बोनस भी एमपी राजस्थान सरकार दे रही है, लेकिन आगे का हाल क्या होगा भाव का सर? अब तो जो अराइवल है वो मोटा मोटी सिमट गई है और मानसून भी इस साल थोड़ा जल्दी आ गया है, तो अब जो है अराइवल एकदम ड्रॉप हो गई है और जो बाजार है वो स्थिर रहने की उम्मीद है इस डर से, क्योंकि सरकार के पास काफी माल है इस साल। और सरकार अगर चाहेगी तो जो है ओएमएसएस अर्ली भी लेके आ सकती है और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें भी जो है काफी गेहूं रहेगा। तो इसकी वजह से बाजार स्थिर रहने की उम्मीद है अगले 2-3 महीने। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और गेहूं मार्केट पर आपने राय दी और आपने अपनी रीडिंग, आपने अपने जो भी आपके एनालिसिस है हमारे दर्शकों के सामने रख दी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कॉटन की। कॉटन को लेकर ये कहा जा रहा है कि 2024-25 में देश में कपास की खपत घटकर 307 लाख गांठ होने का अनुमान है, जो पिछले साल की तुलना में 2% कम है। पिछले साल 2023-24 का जो कंजम्पशन के नंबर थे वो थे 313 लाख गांठ के आसपास। और कहा यह जा रहा है कि कपास मिलें अब कृत्रिम रेशों को ज़्यादा प्राथमिकता दे रही हैं, उससे इस खपत में कमी आई है। हमारे साथ अरुण सेखसरिया साहब हैं, एमडी हैं डीडी कॉटन के। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला है। सर, आपके पास क्या रिपोर्ट है इस फ्रंट पर? नहीं, अभी हम लोग की मीटिंग हुई थी सीआई की क्रॉप एस्टिमेट कमेटी की, और वहां पे सबकी एक ही राय है कि कंजम्पशन काफी कमती हो रहा है। एंड काफी 3-4 फैक्टर्स है इसके अंदर। नंबर 1 इज कि भी इंडिया के जो कॉटन के जो प्राइसेस है वो काफी वॉलेटाइल चल रहे हैं बिकॉज ऑफ एमएसपी, और एमएसपी के कारण आपके प्राइसेस ऑफ कॉटन इज काफी ऊंचे हैं एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल प्राइसेस। जैसे कि एक दाखले के रूप पे अगर आप फॉरेन इंपोर्टेड कॉटन इंपोर्ट करो तो आपकी कॉस्टिंग आती है लगभग 53 से 55 हजार रुपये पर खांडी का, और अगर आप वही विदाउट ड्यूटी और वही चीज आप अगर इंडियन मार्केट में लो तो इसके अंदर आपको पड़ती है लगभग सीसीआई का भाव है 55 से 55.5 हजार रुपया। तो 1,000-1,500 रुपया का डिफरेंस चल रहा है। नंबर 2 है कि जो ऑल्टरनेटिव फाइबर्स है वो काफी सस्ती है रुई के हिसाब से, और ड्यूरेबल भी है और सस्टेनेबल भी है। तो कई मिले उसके उनकी जो कंजम्पशन है उसके अंदर मेरे हिसाब से गलत नहीं होएगा अगर मैं कहूँ कि भी 15 से 20% मूवमेंट हुआ है इनटू नॉन कॉटन फाइबर्स। ओके, तो सर फिर आगे इस तरह की स्थिति क्यों बन रही है? क्या उनको बेहतर रिटर्न मिलों को ज्यादा लग रहा है और ये इस वजह से कपास की खपत और सिंथेटिक पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं? देखिए, एक सबकी मिलों को सबको एक चाहिए, एक स्टेबिलिटी चाहिए, एक सस्टेनेबिलिटी चाहिए, और वो कॉटन में मिलना जरा मुश्किल हो रहा है बिकॉज सीसीआई के प्राइसेस जो है इट इज नॉट इन लाइन विद द इंटरनेशनल प्राइसेस। तो आप अगर माल बेचने भी जाओ, फॉरेन में भी जाओ बेचने को, यार्न भी बेचो, कपड़े भी बेचो, गारमेंट बेचो, तो आप क्या बेसिस लोगे? और पॉलिस्टर और विस्कोस और अदर फाइबर्स के अंदर एक सस्टेनेबल फैक्टर है और उसकी प्राइसेस वॉलेटिलिटी इतनी नहीं है, तो आप 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के आप कमिटमेंट कर सकते हो, बट कॉटन के अंदर आप नहीं कर सकते हो। तो मेरा मानना ये है कि भी जैसे जैसे वक्त निकलेगा वैसे वैसे इसके अंदर आपका कॉटन का कंजम्पशन कमती होने की संभावना ज्यादा है, और मैनमेड फाइबर्स और अदर फाइबर्स की जो कंजम्पशन है वो बढ़ने की संभावना ज्यादा है। अभी सवाल ये है कि इसमें आपको अदर फाइबर्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो देखने की बात। ओके सर, एक छोटा जवाब दे दीजिए उत्पादन के नंबर को लेके। जो आप लोगों की रिपोर्ट है 291 लाख गांठ के आसपास कहा जा रहा है, क्या इसी आसपास में रहने वाला है उत्पादन?
देखिए 291 लाख जो गांठ है ये प्रेसिंग नंबर्स है सीआई के। हाँ, हाँ। अब इसमें सब लोग को एक ही कंफ्यूजन होता है, ये प्रेसिंग नंबर्स है। ओके। और हिस्टोरिकली आप देखोगे तो हमेशा रनिंग बेल्स के अंदर ये होते हैं 300 से 305 लाख गांठ, नंबर 1। नंबर 2, इसके अंदर कपास की जो लूज कपास है वो रह जाती है 31 सितंबर एंड में रह जाती है, वो कैरी फॉरवर्ड होती है, अगले साल प्रेसिंग होती है, तो उसके आंकड़े भी कम से कम नहीं करके भी 10 से 15 लाख गांठ के हो जाते हैं। तो जैसे ट्रेड का मानना है कि ट्रेड के पास प्रेसिंग फिगर और प्रेसिंग अपना ये क्रॉप फिगर 310 से 15 लाख गांठ का है, और हमारे सीआई का भी जो आंकड़ा है वो 304-5 रनिंग नंबर्स है, और कैरी फॉरवर्ड जो कपास फॉर्म में होता है वो हम लोग नहीं पकड़ते हैं, तो उसका भी वो आंकड़े मोर और लेस भी टैली हो जाता है। और बैलेंस शीट पूरी टैली हुई है, तो मेरे हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं है बिटवीन सीआई एंड द मार्केट फोर्सेस। ओके, शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया और कॉटन मार्केट की पूरी अपडेट दे दी। चलिए एक और अपडेट दे देते हैं मॉनसून को लेकर कि अगले 24 घंटे में कहां कहां बारिश हो सकती है। जाते जाते आपको बता देता हूं, कोंकण और गोवा, दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, अंडमान निकोबार में काफी बारिश होने की अभी भी संभावना है, ऐसा अनुमान मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। इसके अलावा तटीय कर्नाटक, केरल, उत्तर आंतरिक कर्नाटक, मराठवाड़ा और तेलंगाना, सिक्किम, पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ के भी कई सारे ऐसे हिस्से हैं जहां आज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात और विदर्भ के भी कुछ इलाके में बारिश आज हो सकती है। पंजाब, यूपी, हरियाणा और दिल्ली और यूपी के पश्चिमी यूपी के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां आज बारिश होने की संभावना है। तो ये कुछ अहम हिस्से हैं जहां मौसम विभाग को अगले 24 घंटे में बारिश और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम को लेकर नया अपडेट ये है कि दिल्ली और पश्चिमी यूपी में फिर से तूफानी मौसम के आसार लग रहे हैं, आंधी तूफान के आसार लग रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते ये चक्रवाती हवाएं बन सकती हैं, और सिस्टम पहले बने डिप्रेशन का बचा हुआ हिस्सा है, और आगे मॉनसून की जो चाल है कुछ और तेज हो सकती है, और जून के पहले हफ्ते के बाद से मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ेगी और फिर कुछ ब्रेक लगेगा, फिर आगे की प्रोग्रेस की रिपोर्ट आएगी। तो ये है मौसम को लेकर अपडेट। चलिए इसी नोट पर हम खत्म करते हैं मुनाफे की मंडी को। शुक्रिया बैनर्जी साहब आपका, भाविक पटेल साहब आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया। मुनाफे की मंडी में इतना ही, आगे लेकर आएंगे फिर जंक्शन, जल्द लौटते हैं।